वेलकम बैक टू शक्ति समिट्स। और मेरे साथ हैं द क्यूरियस क्रिएटिव मोनिका एंड माइंड शिफ्ट साइको नीति, और मैं हूं वाइज एंड वाइबिंग दीपिका। और जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, हमने शादी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एडल्ट रिलेशनशिप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप इज, if I have to define live in relationship, then it is when two adults cohabit the same place and they are emotionally and sexually involved without being in a marriage. Then I would rate it as a live in relationship. इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस है, फाइनेंशियल्स जो हैं दोनों के बीच में बराबर बटे होते हैं, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है किसी की, और इट कैन बी फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, कोई कमिटमेंट नहीं है दोनों की, और इनडेफिनेट पीरियड या परमानेंट भी हो सकता है। So this is how actually this is what my perception of live-in relationship is. Would you like to add anything to this? So basically मुझे तो लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप का में बस वो कपल ही हैं, उनका आपस की अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने सोसाइटी को पूरी तरह से काट दिया है, एक तरफ कर दिया है। सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, लीगल सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, और शादी की, सैंक्शन की, किसी चीज की कोई उनको वो नहीं है। उन दोनों के बीच की, बस दो इंडिविजुअल्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग का आउटकम है। बिल्कुल ठीक। और कई बारी तो माँ बाप को भी नहीं पता होता कि बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में है। ये ज्यादातर मतलब यंग अडल्ट्स के हम देखें तो ये चेंजिंग नॉर्म बनता जा रहा है। तो नीति, आप कुछ ऐड, मे बी आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, सो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, इफ आई एम एनी एस्पेक्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप? दीपिका, बहुत कॉमन होता जा रहा है, हम जो मुझे समझ में आता है यंग कपल्स को सूट भी करता है फॉर वेरियस रीजन, जो हम आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे। और एक सोशल शिफ्ट है, थोड़ा सा एक ट्रेंड जो है, तो ऑल्दो एक सोशल टैबू भी है, थोड़ा बच्चे घबराते भी हैं, छुपाते भी हैं, कभी कभी यू नो थोड़ा सोशल, एक वो कहते हैं ना, शर्म होती है पेरेंट्स से। लेकिन उन सेंटर्स में मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स के साथ भी बच्चे शेयर करते हैं एट सम पॉइंट, और बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ इसके पीछे आर द यंग कपल्स अवेयर ऑफ द लीगैलिटीज बिहाइंड इट? हाँ, तो हमारे साथ हमारे दर्शक बने रहे, क्योंकि आज हम जो है इसके नफा नुकसान और इसके लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। राइट दीपिका, ये बड़ा हमारे जो यंग जनरेशन के एक्सपेरिमेंटेटिव लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेकिन आई एम श्योर कि हमारी जनरेशन के कुछ लोग भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, और भी लोग करते होंगे। तो कुछ अनसेड रूल्स होते हैं इसके, हालांकि इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है लिव इन रिलेशनशिप्स की, लेकिन अनसेड रूल्स होते हैं। जैसे मनी का, कोई जॉइंट फाइनेंसेस नहीं है, इंडिविजुअल फाइनेंसेस हैं, तुम अपना कंट्रीब्यूट करो, मैं अपना कंट्रीब्यूट करूं। पेट्स अडॉप्ट करने हैं तो भी हम साथ में मिलके हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तब फिर सोचेंगे कि पेट्स का क्या करना है। अब मजेदार रूल्स में जो मुश्किल आ सकती है वो आ सकती है कि क्योंकि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो प्रेगनेंसी इज अ पॉसिबिलिटी, और अगर बच्चे होते हैं एंड इफ दे डिसाइड टू कीप द चिल्ड्रन, तो उसके अनसेड रूल्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इस पर मुझे क्लैरिटी नहीं है। बट
आई एम श्योर उसको लेकर भी डिस्कशंस तो होते होंगे लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल्स हैं उनके। दीपिका, कैन यू थिंक ऑफ और अनसेड रूल्स क्या होते होंगे? इसमें मुझे लगता है क्योंकि क्लियर कट डिवीजन ऑफ रोल्स नहीं है, और या रोल्स होगा। एक जो मुझे बात समझ में आती है कि यहाँ पे क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, तो दोनों की अपनी अपनी अलग एक लाइफ चल रही है, पैरेलली चल रही है। एक उनकी इकट्ठा लाइफ है, एक उनकी अलग अलग लाइफ है जिसमें दूसरे का कोई से नहीं है। और दूसरी चीज जो मुझे समझ आती है वो है कि डिसीशंस जब भी लेने होते हैं तो कोई भी जो उनकी लाइफ के इर्द गिर्द वाले डिसीजन हैं तो वो जॉइंटली लिए जाते हैं, और अपनी अपनी लाइफ के डिसीजंस वो अपने आप लेते हैं। सो देयर इज अ क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन what is to be decided together and what are the decisions which the individuals will take on their own. मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से दो ही हैं। कुछ नीति अगर ऐड करना चाहें इसमें तो। हाँ, क्योंकि जो मैंने देखा है अपने आसपास जो यंग कपल जैसे साथ-साथ रहते हैं, एक चीज़ व्हिच दे कांट एस्केप इज़ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, क्योंकि एक जगह में रह रहे हैं और घर के तो पचासियों काम होते हैं। तो वो आई थिंक एक अनस्पोकन रूल होता है, लेबर डिवीज़न क्लियरली हो जाता है कि तुम एक्स-वाई-ज़ेड काम करोगे, मैं ए-बी-सी काम करूँगी। इसके बिना तो गुज़ारा चलता नहीं। और बट एक ये भी रूल है जैसे आप सबने कहा कि एक साथ रहने का कन्वीनियंस है और एक बेसिक ट्रस्ट है, लेकिन कोई कमिटमेंट लेवल नहीं है कि आगे चल के भी हम सालों साल साथ रहेंगे, हम अपना जीवन साथ बसाएंगे, व्हाटएवर वो सब तो बच्चे आजकल इतना लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। प्लस मोनिका ने जैसे कहा पेट्स और बच्चों के बारे में, तो उससे रिलेटेड कुछ लीगैलिटीज हैं जो हम लीगल डिस्कशन में टेकअप करेंगे, तो वो जरूर सुनिएगा आप। स्टार्ट। तो जब दो इंडिविजुअल्स इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो आई वाज अ लिटिल क्यूरियस, मैंने थोड़ा रिसर्च किया और जानने की कोशिश की कि क्या दोनों पार्टनर्स के कुछ लीगल राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लॉ उन्हें किन किन एरिया प्रोटेक्ट करती है या रिकॉग्नाइज करती है। तो एक बहुत दिलचस्प बात मुझे पता चली कि 18 इयर्स एंड अबव के दो कंसेंटिंग एडल्ट्स अगर साथ रहना चाहते हैं, तो लॉ डज नॉट कॉल इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, नाइदर इज इट अ सिन, इट इज देयर राइट टू लिव। वो जैसे रहना चाहते हैं उनका राइट है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक इंडिविजुअल मैरिड नहीं होना चाहिए। देन इट डज नॉट क्वालिफाई इन द कैटेगरी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। और लिव इन रिलेशनशिप को ऑल्दो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस। और इसमें और बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पार्टनर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो आप को शायद कुछ इस बारे में और नॉलेज है, आप शेयर करेंगी? हाँ, तो नीति आप जो बात कह रही है ना कि सिन नहीं है, और वैसे भी लॉ जो है उसके उसको सिन से क्या मतलब, उसको तो लीगैलिटी से मतलब। तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मतलब कि दो अडल्ट्स अगर साथ में रहना चाह रहे हैं तो कोई उनको इस बात के लिए पुलिस की धमकी नहीं दे सकता कि आप कोई, वो उनका फ्री विल है, वो रहना चाहें तो रह लें। और इस पे एक लॉ ये भी है कि अगर ये लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिश्ड है कि ये दो लोग साथ ही रहते आए हैं, अब वो लॉन्ग टर्म का शायद मुझे क्लैरिटी नहीं है इस समय, लेकिन लॉन्ग टर्म कितना माना जाएगा, साल, 2 साल, 4 साल, 50 साल पता नहीं। तो लॉ ये भी मैं कहता है। एक चीज बोलूं मोनिका, ये ना केस टू केस ही, क्योंकि ऐसे कोई प्रेसिडेंस नहीं है, तो हाँ, ये केस टू केस पे ही जो है वो डिसाइड करेंगे कि कितना उसकी हाँ, ड्यूरेशन। फिक्स है भी नहीं इसकी ड्यूरेशन। अच्छा, तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि ये लॉन्ग टर्म था, तो उसको मैरिज के पूरे राइट्स मिलेंगे लिव इन रिलेशनशिप। ओके। अगर हाँ, अगर एक कोई पार्टनर मैरिड नहीं है, दोनों बालिग हैं,
दोनों 18 साल से ऊपर की एज के हैं और काफी समय से साथ में रहते आए हैं, सबको पता है, तो उस रिलेशनशिप को, उस लिव इन के अरेंजमेंट को मैरिज का ही लीगल स्टेटस मिल जाता है। तो एक ये है, और दूसरा जो बड़ा हार्टनिंग और बहुत अच्छा लॉ है, वो है कि ऐसी लिव इन अरेंजमेंट्स में जो फीमेल्स हैं उनको डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, तो उनको वो कंप्लेन कर सकती हैं अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है। तो वाइल लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है। तो एक तरह से तो ये ऐसा लगता है कि लीगल सिस्टम चाहता है कि इसको सपोर्ट करे। दीपिका, आप कुछ ऐड करेंगी? मैं जो इसमें एक और लीगल एंगल है वो इनहेरिटेंस का है। तो इसमें जो है लिव इन पार्टनर्स का जो इनहेरिटेंस को लेकर के है, वो एक दूसरे की इनहेरिटेंस में कोई उनका लीगल वो नहीं है, कोई उनको क्लेम नहीं कर सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर जो उनके इस आउट ऑफ वेडलॉक अगर बेबी है, तो उसके पूरे लीगल इनहेरिटेंस के पूरे राइट्स हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनहेरिटेंस को लेकर के जो है बड़ा क्लियर कट जो है लॉ बताता है कि उस केस में क्या किया जाएगा अगर ऐसी लिव इन रिलेशनशिप में है लोग और उसके बाद सेपरेट होते हैं। तो इंडिविजुअल इनहेरिटेंस में कोई से नहीं है, बट अगर बच्चा है तो उसको पूरी इनहेरिटेंस में जैसे मैरिज में होती है बिल्कुल उसके वही राइट्स हैं। हाँ, तो वो अगर लॉन्ग टर्म मान लिया गया है उसको इक्वलेंट टू मैरिज, तो फिर मैरिज के जितने राइट्स हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि क्योंकि ये एक लीगल रिलेशनशिप नहीं है, अगर दोनों पार्टनर सेपरेट होते हैं तो ऑब्वियस है कि कोई डिवोर्स भी नहीं होता है। लेकिन अगर एक पार्टनर डिपेंडेंट हो जाता है थ्रू द रिलेशनशिप, जैसे कि सपोज वन ऑफ देम इज नॉट अर्निंग और वो सेपरेशन हो रहा है, जो लीगली डाइवोर्स नहीं है, तो फिर मेंटेनेंस के भी कुछ इश्यूज आते हैं। एंड इन दैट केस अगेन द लॉ, जैसे मोनिका आपने बोला कि women in this live in are protected against domestic violence and abuse. Similarly, any partner after separation is also legally allowed to ask for maintenance. ओह, या तो ये भी एक लीगैलिटी है which I read about. तो मतलब कि लॉ इस लिव इन रिलेशनशिप को मतलब कोई किसी को गलत तरह से कोई उसमें कॉट अप ना हो जाए, तो आई थिंक द लॉ इज ना डूइंग टू प्रोटेक्ट आइदर ऑफ द पार्टनर्स, व्हिच इज अ गुड थिंग हियर। हाँ, ये इसी तरह थोड़ा रिडिकुलस हो जाता है जब पेपर वर्क आ जाता है, तो इट इज लेकिन but I think it is mainly to safeguard गार्ड women बिल्कुल। in live-in relationships, because हाल ही कुछ ऐसे बहुत ही horrific cases सामने आए जहाँ one of the partners had not informed her parents, and young immature बच्चे थे और गुस्से में that girl met with a very horrific end. हाँ, तो आई थिंक शायद इसी वो तो एटलीस्ट एक आपके है कि ये दोनों साथ रह रहे। तो ये बात हुई लीगल एस्पेक्ट्स की, लेकिन कोर्ट की बात तो बहुत बाद में आती है। पर आप जिस मिलियू में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी पहाड़ पे जाके वो रहेंगे तो उसी सोशल सिस्टम के अंदर रहेंगे, तो उसी उन्हीं हाउसिंग कॉलोनीज में रहेंगे, तो उन्हीं फ्लैट्स के सिस्टम में, या फिर ऐसे मतलब दिखाई तो देते हैं लोगों को, और लोगों की नजर में भी आता है, सबको पता चलता है कि कौन कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, इनकी शादी हुई नहीं हुई। और बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में तो पड़ोसियों को काफी इंटरेस्ट रहता है सबके स्टेटस की क्लैरिटी और लेबल्स पे। तो जब ये सब होता है और फिर बच्चे जब कहीं रह रहे हैं, तो फैमिली के लोग भी मिलने आते हैं, जाते हैं, तो
उन लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो या जो लोग साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उनके ऊपर ये पूरे सोशल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, जैसे शुरू में दीपिका ने बताया था कि वो अगर कोई आया तो अब कोई बच्चा मतलब लड़की के पेरेंट्स आए तो लड़का अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो है वो थोड़े दिन के लिए कहीं चल, अगर लड़के के पेरेंट्स आए तो लड़की थोड़े दिन के लिए कहीं चली गई, आप हाइड कर रहे हैं। तो ये जो स्टिग्मा है, ये जो फैमिली के जो प्रेशर्स हैं, ये जो अनप्लेजेंटनेस है, वो सोशल एक्सेप्टेंस के मेजर आड़े आती है और सोसाइटी जो है वो सबको घिस-घिस के अपने जैसा बनाना चाहती है। तो सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो एक ऑनगोइंग चैलेंज रहता है हमारे लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले कपल्स के लिए। दीपिका, आप कुछ और ऐड करेंगी, और क्या चैलेंजेस होते हो? इसमें मुझे लगता है काफी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे एक और जो चैलेंज है कि आपका सोशल सर्कल बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि आप हर किसी से नहीं मिल सकते। सिर्फ जो लोग ऐसे ओपन माइंडेड हैं, जो इस तरह की रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को पता नहीं होता है, रिलेटिव्स को पता नहीं होता है, तो इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल अब्यूज होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। जैसे कि अब नेचुरली ये एक रिलेशनशिप है कि इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल, इट इज ऑल्सो इमोशनल। तो किसी ने बोला अरे यार इस बारी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप इमोशनल होकर के यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। सो इफ इट गोस ऑन फॉर अ लॉन्गर, इफ इट्स जस्ट वन ऑफ, then it is fine, but it can become a routine practice also. Then it can lead to, और अगर नहीं सुनी आपने नहीं किया तो then it can lead to physical abuse, emotional abuse. तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि काफी इस तरह के इसमें पॉसिबल है। बाकी नीति अगर कुछ ऐड करना चाहे तो आई एम श्योर शी हैज अ पॉइंट। तो मैं ये कहूंगी कि इतना प्रेशर, और फिर कुछ ऐसे कपल्स लिव इन में होते हैं जो बहुत साल साथ रह रहे के दे गेट यूज्ड टू दैट स्टेटस। और शायद अगर वो इस स्टिग्मा को थोड़ा सा 2 कदम पार भी कर जाते हैं। आई हैड मेट अ डॉक्टर जिसने मुझे बताया कि ही वाज लिविंग इन विद हिज पार्टनर फॉर मेनी इयर्स और उनका एक बच्चा भी हो गया। और जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का टाइम आया, तब उन्हें ध्यान आया कि अरे इसके एडमिशन के लिए तो हमें शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उस पॉइंट पे जाके शादी की। तो और मतलब कुछ जगह आप ऐसे सोशल टर्निंग पॉइंट्स पे भी आप अटक जाते हैं कि आपको समाज में अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फिर वो सब लीगल कदम उठाने पड़ते हैं। तो सोसाइटी का मुझे लगता है हर तरह से दबाव तो बना ही रहता है। और लिव इन वाले जो चाहे वो नए खिलाड़ी हों, चाहे वो मंजे हुए खिलाड़ी हों, सबके चैलेंज तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये तो सोसाइटी का तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा, बट ये मुझे लगता है कि इसके कुछ फायदे हैं। जो लोग, कुछ लोगों को कमिटमेंट फोबिया होता है कि वो एकदम से उनको लगता है कि वो नहीं रह पाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से वो स्पेस या वो टाइम उनको देता है टू नो, गेट टू नो देयर पार्टनर बेटर, एंड देन मे बी ग्रेजुअली they become okay to commit to a long term relationship or to marriage. और दूसरी चीज जो बड़ी प्रैक्टिकल है वो है कॉस्ट सेविंग। अगर दो जने दे आर इमोशनली इन्वॉल्व्ड एंड दे वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट और चेक कि कैसे उनकी आगे रहेगी, गुजरेगी आगे, तो अलग अलग रहने की बजाय अगर वो एक घर में रह रहे हैं तो सारे खर्चे आधे आधे बढ़ जाते हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे मेड का खर्चा हो, चाहे ग्रोसरीज हो, gadgets हो. So that takes care of their financial stability. They can save for their future together or individually also. तो मेरे को तो दो ये फायदे बड़े ही ग्लेयरिंग दिखते हैं
बाकी मोनिका कुछ आप ऐड करोगे? आपने जो बोला ना कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए में ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है, तो उसी का ये भी है कि आप अगर जो पोटेंशियल पार्टनर है उसके साथ कंपैटिबिलिटी भी, तो एक तो है कि ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है, दूसरा ये है कि अगर मान लो ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा और कंपैटिबिलिटी आपने, तो लो स्टेक्स एनवायरनमेंट में आपने ट्राई आउट किया और आपने जल्दी ही उस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। जैसे शादियां वादियां हो जाती हैं एक बार तो फिर तो लोग फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशन में आपको ये समझ में आ गया कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप फिर भी अपने यू कैन कट योर लॉसेस एंड मूव आउट। तो एक ये है। और सेपरेशन के टाइम पे कोई लीगल इश्यूज होते नहीं है कि बस ये बोला कि भाई हमारा तो नहीं चल रहा है, ओके बाय, तुम अपना देख लो मैं अपना देख लूं, और हो गया। ना माँ बाप को इन्फॉर्म करना, ना किसी कोर्ट में जाना, ना कोई साइन करना, ना कुछ करना, तो लीगल लोड नहीं है कोई। और आपने अपनी कंपैटिबिलिटी का एक सैम्पलिंग भी कर लिया, आपने टेस्ट भी कर लिया, और आई थिंक these are very powerful advantages. नीति, आप कुछ ऐड करेंगी? हाँ, मुझे एक एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन याद आ रही है जो एक लिव इन को एडवांटेज देती है। जो लोग थोड़ा शादी देर से करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है जो ही वाज लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, बट उसके मन में एक डर था कि अगर हमारी नहीं बनी तो मैं लीगैलिटीज में फंस जाऊंगा, और मेरी जो इतनी प्रॉपर्टी है फिर 5 महीने की शादी के बाद ही अगर डिवोर्स होने लगे तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। So these fears are there in grown up adults today. So then he opted for a live in relationship. तो I think ये एक advantage legality से बचने का ये भी है कि आप ये भी अंदाजा लगाना चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे पीछे है या मेरे पैसों के पीछे है, ऐसा भी मतलब एक सिचुएशन जो मैं देख सकती हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है जो यंग कपल्स आजकल एक्सपेरिमेंटेशन से ज्यादा मुझे लगता है उनके लिए एक नीड भी बन गया है, क्योंकि घर से दूर अलग शहरों में रहते हैं, एंड एक मतलब उनका इतना जान पहचान के लोग आसपास नहीं है, दे फील फ्री, दे फील लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। लिव इन में ये एक एडवांटेज है कि उनको उस जगह पे कोई प्रेशर डालने वाला नहीं है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर इट। प्लस व्हाट रियली सर्व्स देम वेल इज जो एक लोनलीनेस होती है शहरों में, बड़े शहरों में अकेले रहकर, they are able to cope with that loneliness when there is someone in the house, और वो आपका पार्टनर हो, आपसे करीब हो इमोशनली, फिजिकली, आपका घर का खर्चा बांट रहा है, आपका हाथ बटा रहा है, और जिन एरिया में आप इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं उन एरिया में वो दखल नहीं दे रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक विन विन सिचुएशन ना। बिल्कुल। नीति, इस पे मुझे एक बात और याद आई, हमने एक वीडियो बनाया था ना ऑन की डिवोर्स का कारण जो है इन लॉज का इंटरफेरेंस हो जाता है। हाँ। तो केस में लिव इन रिलेशनशिप के एक एडवांटेज ये है कि ना इन लॉज हैं ना वो इंटरफियर करेंगे, तो यंग Correct. कपल्स को आपस की अंडरस्टैंडिंग को बिना किसी सोशल मैनिपुलेशन, किसी प्रेशर के ट्रू सेंस में पर्सनल रिलेशनशिप को बनाने का मौका मिल जाता है। और मैं एक बात ये कहूंगी, बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि इससे पहली वाली जनरेशन, इफ मैरिज वाज लिविंग टुगेदर और इन अ मैरिज वाज इज अ बिग गैम्बल, कि एक बार आप फंस गए तो आप कितनी ऑब्लिगेशंस के वजह से जिंदगी भर वही निभाते रहते हैं। सो दैट वे आई थिंक इट्स अ मोर सेंसिबल ऑप्शन। तो हमने बात की एडवांटेजेस की, और अगर दर्शकों को कहीं ऐसा लगने लगा कि ये शादी में हम क्यों की और हम लिव इन में ही रह लेते, इतने सारे एडवांटेजेस हैं, तो ठहरिए जरा, आगे सुनिए। ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं, और मैं सबसे ज्यादा ह्यूमन लेवल पे जो बड़े ड्रॉबैक्स हैं मैं उनकी बात करूंगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर ये रिलेशनशिप की अनसर्टेनिटी, थोड़े दिन तो एक्साइटिंग लग सकती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये आपको डर और इनसिक्योरिटी से भी भर सकती है।
ये आपके आपका जो होता है ना कि आप फ्यूचर भी नहीं प्लान कर सकते अगर, और ह्यूमंस की जो कैपेसिटी जो उनको जानवरों से अलग करती है वो ये है कि वो पास्ट को देख सकते हैं और फ्यूचर को देख सकते हैं, और जब वो पास्ट और फ्यूचर के साथ रह पाते हैं तो वो सिक्योर और कम एंग्शियस फील करते हैं। तो ऐसी लिव इन रिलेशनशिप्स में अगर लॉन्ग टर्म कोई रहे तो जरूरी नहीं है कि वो कंफर्टेबल रह पाए। वो डर और वो इनसिक्योरिटी और वो एंजाइटी आपके लिए बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं इसको मानती हूँ। उसके अलावा एक और एंजाइटी होती है, वो ये है कि आपको इस रिलेशनशिप को हाइड करने की जरूरत पड़ती है। आप हर किसी को नहीं बता सकते कि आप लिव इन में रह रहे हैं। आप शादी में हैं तो आप हर किसी को बता सकते हैं कि आई एम मैरिड टू सो एंड सो पर्सन, लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उसकी एंजाइटी भी है, वो छुपाते रहो। अच्छा, पास में से वहां से निकले, अरे उन आंटी को अवॉइड करो बिकॉज वो पूछेंगी कि वो तुम्हारे हस्बैंड है, वो तुम्हारे हस्बैंड है, वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारी वाइफ है, और आपको उस बात को आप झूठ बोल नहीं सकते, सच आपसे बोला नहीं जाएगा और सच उनसे नहीं पचेगा। तो इसलिए छुपाने की एंजाइटी और जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसकी एंजाइटी, तो ये जो मेंटल हेल्थ का जो चैलेंज बन सकता है, ये एक मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दीपिका, आप कुछ ऐड करेंगी? हाँ बिल्कुल, एक मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप्स ना बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव भी हो सकती हैं। जैसा आपने कहा कि ये हाइडिंग में रहते हैं क्योंकि ओपन में तो आ नहीं सकते, पेरेंट्स को भी नहीं पता है। और और जैसा नीति ने बोला, कई बारी दे कैन हैव अ वेरी ट्रेजिक एंड आल्सो, बिकॉज एक जना कोई ज्यादा डिमांडिंग हो गया या पजेसिव हो गया, तो वो दूसरे की जो पर्सनल स्पेस है उसको भी एनक्रोच करने की कोशिश करता है। तो ये उसमें वो फिर उसमें अब्यूज हो सकती है, लेकिन आप किसी को कह नहीं सकते कुछ। तो दे कैन बी, या फाइनेंशियली भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, इमोशनली एक्सप्लॉइट कर सकता है, फिजिकली तो कर ही सकते हैं। तो ये एक बड़ी इसमें दिक्कत है। और दूसरा तो लीगल एंगल है ही, इसमें कोई लीगल से है नहीं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ही है, जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्ग टर्म कोई डिफाइंड नहीं है, इट गोज केस बाय केस। तो आपका कोई लीगल से नहीं है कि कल को आप रह रहे हैं, लड़का आपका सारी वैल्यूएबल्स या बिलोंगिंग्स आपके ले करके वॉकआउट कर जाता है, या सेम अप्लाइज टू लड़की ऑल्सो। तो किसी के पास आप जा नहीं सकते ये कहने कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा घट गया है। तो ये एक मुझे लगता है बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है दोनों जो इस रिलेशनशिप में रहता ही है। नीति, आप मेरे ख्याल से और इस पे कुछ लाइट डालेंगी, कुछ और एंगल से भी डालेंगी? हाँ, एक तो ये है कि अगर आप दोनों पार्टनर इतने बोल्ड नहीं है कि ओन अप करें इस रिलेशनशिप को, तो एक सोशल आइसोलेशन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि लोगों से छुपते फिरते हैं, बट कुछ सोशल सिचुएशंस में आप फिट भी नहीं होते हैं। सपोज आप डिक्लेयर भी दुनिया से आप नहीं डर रहे हैं, फिर भी आप जैसे किसी शादी में जा रहे हैं तो जो अननोन रिश्तेदार हैं वो दे वांट अ लीगल स्टैम्प कि कौन है, अच्छा दोस्त है तो किस तरह की दोस्त है, तो हम साथ रहते हैं तो सोचिए कि दूल्हे दुल्हन से ज्यादा तो आपकी बातें होने लगेंगी शादी में। और कुछ ऐसे रस्में होती हैं, जैसे आप अगर आपका लीगल रिलेशनशिप है तो आप दूसरे पार्टनर के घर वालों के साथ एक नॉर्मल इंटरेक्शन जो बिल्ड हो सकता है वो इसमें नहीं हो पाता। तो आपका एज अ कपल आपका सोशल ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है। और फिर कभी-कभी अगर आप एक दूसरे में ही फँसे रह जाते हैं तो एक हेल्दीनेस नहीं रहती है रिलेशनशिप में। आपको इन अ रिलेशनशिप यू नीड मेनी डिफरेंट पीपल टू हेल्प यू ग्रो एंड थ्राइव। वो थोड़ा कमी रह जाती है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जैसे आपने बोला अलग-अलग तरह के अब्यूज़ेस पॉसिबल हैं, बट अल्टीमेट जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपनी जान से ही हाथ गँवा बैठे।
रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सारी हमने बातें की, बट इसका फ्यूचर क्या है? तो मैं समझती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप्स आगे और बढ़ते जाएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे यंग गर्ल्स आर गेटिंग मोर इंडिपेंडेंट, मोर लिबरल माइंडेड, तो वो ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे और शादियों के जो टिपिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे तो वो ऑलरेडी बचने के मोड में हैं। तो वो नए-नए तरीके ढूँढेंगे साथ रहने के। तो लिव इन रिलेशनशिप्स डेफिनिटली हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और मैं ब्राइट फ्यूचर इसलिए कहूँगी क्योंकि ये हमारे समाज को आगे बढ़ने के और मैरिज के जो इंस्टीट्यूशन को रीडिफाइन करने का एक बहुत सक्षम तरीका बनता जा रहा है। मोनिका, आपका क्या विचार है? अगर मैरिजेस को रीडिफाइन करने का तरीका बनेगा, तो पूरा का पूरा जो समाज की जो व्यवस्था है ना, पूरा जो सोशल फैब्रिक है, उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा फिर ये जो मौसी, मौसा, ताया, ताई, चाचा, ये सारी जो रिश्तेदारियां हैं, उसकी जगह क्या रिश्तेदारियां होंगी? किस तरह से बात बच्चों के कजिन्स और कौन कजिन्स हैं, कौन क्या है, वो रिलेशनशिप्स के नए डेफिनेशंस होंगे। पॉजिटिव ये है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, ज्यादा फ्लूइड होंगे, ज्यादा ह्यूमेन होंगे। लेकिन नेगेटिव ये है कि स्टेबिलिटी कम होगी और क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा होंगे, तो कंजेक्चर ज्यादा होगा और लाइक क्वारलिंग भी बढ़ सकती है। तो फैब्रिक तो चेंज हो ही होगा अगर जैसे जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स फ्यूचर में बढ़ेंगी। लेकिन जैसा ट्रेंड दिख रहा है, laws are also going to come in. जैसे जैसे more marriages take the shape of a live-in relationship, तो उसको मॉडरेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए तरह तरह के नए लॉज भी बनेंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में क्या मैरिज है, क्या लिव इन है, उसका जो फर्क है ना, वो ही मिट जाए। इट बिकम एनी कोहैबिटेशन, जो अगर साथ में रह रहे हैं तो सिमिलर लॉज से वो गवर्न होने लगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर हो सकता है। दीपिका, आपका क्या ख्याल है? मोनिका, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे जो इंडिविजुअलिस्टिक जो लोगों में आ रही है, इंडिविजुअलिज्म जो आ रहा है, वो और बढ़ जाएगा। अभी आप जब शादी करते हो तो आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ना सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बल्कि फैमिलीज के साथ, सब फैमिलीज के साथ करना पड़ता है। तो आपकी शेयरिंग, केयरिंग, वो वाली सारी मुझे लगता है फीलिंग्स और जो ह्यूमन आपको बनाती हैं, वो सारी कम होती जाएंगी। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे, क्योंकि लिव इन में तो आपकी बहुत ही क्लियर कट डिफाइंड है रूल्स कि बर्तन तुम मांजोगे, लगाऊंगी मैं, खाना मैं बनाऊंगी तो कपड़े तुम धोगे। तो जब ये एक घर चला रहे होते हैं तो आपका इतने क्लियर कट डिफाइंड रोल्स नहीं होते हैं। जो जिसको सहूलियत हुई दूसरा जना उसको कर देता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, या तो इसमें फिर एक्सप्लॉयटेटिव हो सकती है रिलेशनशिप्स, और अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक है कि भाई मेरा तो यही काम है, मैं तो यही करूंगी, तो ये मुझे लगता है कि इसमें ये नेगेटिव बात बहुत ज्यादा आने वाली है। पर हाँ, इसकी सोशल एक्सेप्टेंस जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जो आज से 10 साल पहले थी कि बच्चे बताते ही नहीं थे, आजकल बच्चे पेरेंट्स को बता देते हैं कि हम चेकआउट कर रहे हैं। अभी जो है पेरेंट्स थोड़े टाइम बाद प्रेशर डालते हैं कि शादी करने का, तो बच्चे फिर शादी कर लेते हैं। बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड पेरेंट्स को पता भी होगा और वो शायद बच्चे ना सुने, या पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे ही चलने वाला है। सो दैट वे आई थिंक सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी इसकी। तो जैसे कि मैं कहूंगी कि जैसे कि हर किसी चेंज का पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, हम हमेशा उसमें से पॉजिटिव्स को हमें निकालना चाहिए, नेगेटिव्स को पीछे छोड़ना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को भी मैं आज इनवाइट करती हूँ इसीलिए कि वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया है,
तो कमेंट सेक्शन में बताएं और हमेशा की तरह इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी ये नई बातें पता चले और हम सब मिल करके आगे बढ़ सके। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रॉम टीम शक्ति समिट्स।